गुड मॉर्निंग बच्चों। बीए पार्ट सेकेंड ईयर, सब्जेक्ट अपना पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अपना चल रहा था मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री वाला टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट हो चुका था और मंत्रिपरिषद के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे थे। देखिए, मंत्रिपरिषद के लिए मैंने आप लोगों को समझाया भी था कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 74 के अंतर्गत देखा गया था कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों का संचालन करने के लिए एक मंत्रिपरिषद में कार्यों का संचालन या सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है और उस मंत्रिपरिषद का जो प्रधान है वो प्रधानमंत्री होता है। और इन मंत्रिपरिषद सदस्यों की नियुक्ति ये एक व्यवहारिक रूप में अपन लोग देखते हैं तो सारा जो मंत्रिपरिषद सदस्यों की जो नियुक्ति का काम है वो प्रधानमंत्री के लिए करता है, लेकिन उन मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाने का जो कार्य है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और उसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि मंत्रिपरिषद का सदस्य की नियुक्ति करते समय प्रधानमंत्री के द्वारा इस बात का ध्यान रखा जाता है कि भारत विभिन्नता वाला देश है, अर्थात सभी धर्म और जाति के लोगों को ध्यान में रखते प्रधानमंत्री के द्वारा अपने मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। और वह अपने मंत्रिपरिषद का गठन करते समय अभी अपने मंत्रिमंडल में उन्हीं लोगों को शामिल करता है जो योग्य हैं, योग्य व्यक्तियों को ही प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल में शामिल करता है। और मैंने आप लोगों को फिर ये बताया था कि कोई व्यक्ति बिना संसद का सदस्य रहते हुए भी मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है, बस शर्त ये है कि उसे 6 महीने के अंतर्गत मंत्रिपरिषद 6 महीने के अंतर्गत उसे संसद के किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक होता है। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता है तो उसे अपने पद से यानी कि मंत्री पद से त्यागपत्र देना होता है। फिर मैंने आप लोगों को बात बताया कि मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है कैबिनेट स्तर का मंत्री, दूसरा होता है राज्य मंत्री और तीसरा होता था उप मंत्री। मैंने आप लोगों को यह भी बात बता दी थी। कैबिनेट मंत्री उन्हें कहा जाता है जो मंत्रिपरिषद के अंदर जो मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं उन लोगों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है, अर्थात उन्हें कैबिनेट मंत्री कहा जाता है। वह अपने डिपार्टमेंट के स्वयं मालिक होते हैं और उनकी सहायता के लिए मंत्रिपरिषद के अंतर्गत राज्य मंत्री और उप मंत्रियों की नियुक्ति भी की गई है। अर्थात कैबिनेट मंत्री को उसके कार्यों का संचालन करने के लिए, सहायता के लिए मान लीजिए, या डिपार्टमेंट में सहयोग के लिए कुछ राज्य मंत्री और कुछ उप मंत्रियों की नियुक्ति भी की जाती है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इनका आप लोगों को विशेष बात यह है कि संपूर्ण मंत्रिमंडल के सदस्यों या मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की जो शपथ है वह राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है, जबकि मंत्रिमंडल के सदस्यों की जो नियुक्ति करने का जो सारा जो कार्य है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। अर्थात प्रधानमंत्री अपने लोगों में से एक लिस्ट बनाता है और वह लिस्ट राष्ट्रपति के पास भेज देता है और राष्ट्रपति उन्हीं लोगों को मंत्री एवं पद की गोपनीयता की शपथ दिलाता है। अब आगे देखिए, जो मंत्रिपरिषद की जो कार्य हैं यानी कि कौन कौन से ये लोग काम कर सकते हैं उनके बारे में डिस्कशन हम लोग करते हैं। देखिए आप लोग, पहला कार्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों के द्वारा जो किया जाएगा वो क्या होता है कि राष्ट्र के लिए जो नीतियाँ बनाने का काम है, राष्ट्र की नीतियों का निर्माण करना, अर्थात भारत देश का जो डेवलपमेंट है, जो विकास है वो किस तरह से किया जाए। अलग अलग डिपार्टमेंट के अंतर्गत अलग अलग मंत्री की नियुक्ति की जाती है और इन समस्त मंत्रियों का ये दायित्व बन जाता है, ये कर्तव्य होता है कि वह अपने अपने डिपार्टमेंट के अंतर्गत इस बात का ध्यान रखें कि राष्ट्र के निर्माण में हमें कौन से वह कार्य किए जाने चाहिए कि जिससे कि मेरे देश का जो डेवलपमेंट है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता है, अर्थात मेरे देश का जो विकास है, जो निर्माण है, वो उस निर्माण को मैं किस प्रकार से बढ़ाऊं, ये कार्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। अर्थात राष्ट्र निर्माण के अंतर्गत जो मुख्य भूमिका होती है वो मंत्रिपरिषद के सदस्यों की होती है। दूसरी बात देखिए कि समन्वय बनाए रखना यानी कि कोऑर्डिनेशन, कि आपस में कहता है कि मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बनाए रखना आवश्यक होता है। मंत्री अपने डिपार्टमेंट के जो सर्वेसर्वा होते हैं, लेकिन इनसे डिपार्टमेंटों के अंतर्गत तो कुछ प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति भी की जाती है, यानी कि ये वह प्रशासनिक अधिकारी और इंटेलिजेंट अधिकारी होते हैं कि प्रत्येक डिपार्टमेंट के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकारी वर्ग पहले से विराजमान रहता है।
मंत्रिपरिषद के सदस्य भले ही 5 साल में बदलते रहते हो, जाते रहते हो, आते रहते हो, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी वहीं की वहीं दिखाई देंगे आप लोगों को, क्योंकि उनकी जो रिटायरमेंट की आयु वो 60 साल है। 60 साल पहले वो रिटायरमेंट हो ही नहीं सकते। इसलिए अब इन मंत्रियों का ये दायित्व बन जाता है कि वह प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक ऐसा तालमेल बना के रखे जिससे कि उनको काम करने में आनंद आए, और आगे से आगे प्रशासनिक अधिकारी और मंत्री ये सोचते हुए चलते चले कि हमें किस प्रकार से देश को आगे लेके चलना है। उन सभी की नीतियाँ निर्धारण करने का कार्य करते हैं, और दोनों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन जब तक नहीं बनेगा, आप देखा करो कभी कभी कि प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में और मंत्रियों के बीच में कोऑर्डिनेशन बन ही नहीं पाता है। उसके भी कई रीज़न होते हैं। जनरली बता देता हूँ कि कभी कभी होता क्या है, जो प्रधानमंत्री होते हैं वह कुछ मंत्रियों से खफा हो जाते हैं, और ऐसी स्थिति में वो प्रशासनिक अधिकारियों ये आदेश भी हो सकता है आदेश देता हो, या उनके सोचने समझने के हिसाब से होता हो कि प्रशासनिक अधिकारी उस संबंधित मंत्री की बात मानते नहीं है। तो इसीलिए कहा गया कि मंत्रियों का ये दायित्व बनता है कि वह प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक ऐसा कोऑर्डिनेशन बैठा के चले जिससे कि मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी मिलकर अपने अपने डिपार्टमेंटों के अंतर्गत अच्छे से अच्छा कार्य कर सके। तीसरी बात कहता है प्रशासन का संचालन करना, कि प्रशासन का संचालन किस पद कि मंत्रियों का ये दायित्व बन जाता है, क्योंकि जो कर्मचारी या अधिकारी वर्ग होता है वह उनसे नीचे होता है, मंत्रियों से ओहदे में नीचे होता है। अब इन अधिकारियों के ऊपर नियंत्रण रखने का कार्य भी एक योग्य मंत्री के द्वारा किया जाना चाहिए। अर्थात यदि अयोग्य मंत्री होगा तो प्रशासनिक अधिकारी इतने शातिर होते हैं कि वो उनकी बात को एक प्रकार से नेगलेक्ट कर देते हैं। तो योग्य जो व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बनेगा, और वो मंत्रिपरिषद का सदस्य अपने नीचे जो अधिकारी और कर्मचारी वर्ग की एक चेन बनी हुई है, उन सभी अधिकारियों के ऊपर नियंत्रण रखने का कार्य भी मंत्रिपरिषद के सदस्यों के द्वारा यानी कि मंत्रियों के द्वारा किया जाता है। यदि मंत्री प्रभावशाली नहीं होगा, योग्य नहीं होगा, एजुकेटेड नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत फिर अधिकारी उस अमुक व्यक्ति को यानी कि डिपार्टमेंट से संबंधित जो मंत्री होता है उसे इतना महत्व नहीं देते हैं। इसलिए कहा गया कि मंत्री इतना चालाक होना चाहिए कि बस संपूर्ण प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर अपना नियंत्रण रख सके, अर्थात जैसा मंत्री चाहे वह प्रशासनिक अधिकारी ठीक वैसा कार्य करने के ऊपर मजबूर हो जाए, यानी कि उसकी बात पूरी तरीके से माने। ये बात भी ध्यान रखने की बात। अब देखिए नेक्स्ट जो कार्य होता है मंत्रिपरिषद के सदस्यों के द्वारा विदेशी संबंधों का संचालन करना। देखिए विदेशी संबंधों का संचालन भी एक प्रकार से मंत्रिपरिषद के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन मंत्रियों के अंतर्गत एक विदेश मंत्री होता है, और विदेश मंत्री के द्वारा समय समय पर अन्य देशों की विदेश यात्रा पर वो जाता है और भारत के अलग अलग क्षेत्रों में संबंध बनाने का कार्य करता है। क्योंकि प्रधानमंत्री बाद में इन कार्यों का संचालन देखता है पूरा, लेकिन वास्तविक अर्थ में जो विदेशी संबंध भारत के साथ जो विदेशी राष्ट्रों का जो संबंध होता है वह मंत्रिपरिषद के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। वास्तविकता में यह कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों के द्वारा ही भारत के जो विदेशी संबंध हैं उनका संचालन भी किया जाता है। अर्थात एक विदेश मंत्री होता है, विदेश मंत्री के द्वारा विदेशी दौरे किए जाते हैं, या अन्य देशों के जो विदेश मंत्री वो भारत दौरे पर भी समय समय पर आते हैं, और अर्थात विदेश मंत्री के द्वारा ही उनके साथ व्यापारिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, पर्यावरण या मित्रतापूर्ण किसी भी प्रकार के संबंध होते हैं वो संबंध मंत्रिपरिषद पहले उनके ऊपर एक प्रकार से विस्तार से चर्चा करती है। चर्चा करने के बाद ही किस देश के साथ कौन से संबंध बनाने हैं और किस देश के साथ नहीं बनाने हैं, इन चीज़ों का विशेषकर ध्यान रखा जाता है। फिर देखिए बजट। देखिए बजट या वित्त पर पूर्ण रूप से संसद का नियंत्रण होता है। वित्त होता है जो फाइनेंस के ऊपर पूरी तरीके से हमारा जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का कंट्रोल होता है, यानी कि वित्त के ऊपर पूरा का पूरा अगर कोई नियंत्रण किसी का है तो वो है संसद यानी पार्लियामेंट। वित्त के ऊपर पूरा नियंत्रण संसद का था, लेकिन व्यवहार में यदि हम लोग देखते हैं तो इस जो वित्त पर नियंत्रण है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है व्यावहारिक रूप में। संविधान के अंतर्गत तो वित्त पर नियंत्रण संसद का होता है, लेकिन यदि हम लोग इसको व्यवहार रूप में देखते हैं तो व्यावहारिक रूप में देखते हैं तो इसका वित्त के ऊपर भी एक प्रकार से प्रधानमंत्री का नियंत्रण होता है, लेकिन मंत्रिपरिषद इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करती है। जो वित्त होता है फाइनेंस, इस फाइनेंस के ऊपर मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं कि हमें किस क्षेत्र में कितना वित्त देना है और किस क्षेत्र में कितना देना है। और इसके आगे भी वित्त के लिए एक वित्त मंत्री भी होता है।
एक वित्त मंत्री भी होता है। उस वित्त मंत्री के द्वारा वित्त से संबंधित जो होता है वो बजट प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत करने के बाद लेकिन एक बात और यहाँ पर है, जो वित्त मंत्री होता है, वित्त मंत्री के द्वारा जो वित्त बजट प्रस्तुत किया जाता है, उस बजट को प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति लेना आवश्यक होता है। यानी कि वित्त मंत्री के द्वारा जो वित्त से संबंधित या फाइनेंस से संबंधित जो बजट होता है, उस बजट को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति लेना आवश्यक होता है। ये एक प्रकार से कंपल्सरी होता है। ये आप विशेषकर ध्यान रखना, कभी कभी ये क्वेश्चन न्यू टाइप में आप लोग 2 नंबर में आ जाता है या कंपटीशन के अंतर्गत भी आता है कि वित्त मंत्री के द्वारा जो वित्त बजट प्रस्तुत किया जाता है, उस बजट को प्रस्तुत करने से पूर्व किसी व्यक्ति की स्वीकृति लेना आवश्यक होता है। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप लोग को ध्यान रखना कि वित्त मंत्री के द्वारा वित्त विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं, लेकिन इन वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व में या पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति लेना आवश्यक होता है। ये आप लोग विशेषकर ध्यान रखना। वित्त से संबंधित कोई भी बात विधेयक हो, उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति लेना आवश्यक होता है। नेक्स्ट कार्य देखिए आप लोग, जो नियुक्तियाँ होती है महत्वपूर्ण जो राजनीतिक जो नियुक्तियाँ होती है, जो जिन राष्ट्रपति के द्वारा जिन लोगों की राजनीतिक नियुक्तियाँ की जाती है, व्यावहारिक रूप में देखा जाए तो वो सभी की सभी राजनीतिक नियुक्तियाँ मंत्रि परिषद की सलाह के द्वारा ही, यानी कि मंत्रि परिषद के सभी सदस्य उन लोगों के बारे में पहले चर्चा करते हैं और चर्चा करने के बाद उन लोगों को अमुक पद पर उनकी नियुक्ति की जाती है। जैसे राज्य के राज्यपाल हो या सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश हो, राज्य के हाई कोर्टों के मुख्य न्यायाधीश हो या आयोग और बोर्डों के अध्यक्ष हो, जैसे रेलवे बोर्ड है, SC आयोग है, OBC आयोग है, ST आयोग है, महिला आयोग है, मानव अधिकार आयोग है। इन सब लोगों की आयोगों के बोर्ड और अध्यक्षों की नियुक्ति भी वास्तविक रूप में देखा जाए, व्यावहारिक रूप में, तो मंत्रिपरिषद के सदस्यों के द्वारा ही की जाती है। तो ये कार्य भी इनके द्वारा किया जाता है। और देखिए कुछ अधिकारी वर्ग भी होते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसकी नियुक्ति भी मंत्रिपरिषद के द्वारा इनडायरेक्टली। और एक होता है और अटॉर्नी जनरल होता है अपना महाधिवक्ता, जिसे हम लोग कहते हैं महाधिवक्ता होता है भारत केंद्र सरकार के अंतर्गत, उसकी नियुक्ति भी मंत्रिपरिषद के द्वारा ही की जाती है। करने का काम राष्ट्रपति करता है सबको, लेकिन व्यावहारिक रूप में देखा जाए तो मंत्रिपरिषद के बीच में इनके ऊपर डिस्कशन किया जाता है और डिस्कशन करने के बाद इन सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। इसको एक बार और समझ लीजिए आप लोग, मंत्रिपरिषद के कार्य और शक्तियाँ कि मंत्रिपरिषद क्या काम करती है, कैसे करती है। देखिए मंत्रिपरिषद की जो कार्य और शक्तियों, पहला काम है राष्ट्र के लिए नीतियों का निर्माण करना। अर्थात मंत्रिपरिषद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है कि वह देश के विकास के लिए जो नीतियाँ बनाई जाती हैं, उन नीतियों का पहले से विस्तार पूर्वक डिस्कशन किया जाता है कि राष्ट्र का विकास या डेवलपमेंट किस प्रकार से हो। उन नीतियों का निर्माण करने का कार्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट कार्य समन्वय बनाए रखना, अर्थात मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं जो प्रत्येक डिपार्टमेंट के अंतर्गत, एक कैबिनेट मंत्री होता है, राज्य मंत्री, उप मंत्री, अगर आवश्यक हो तो इनकी नियुक्ति भी की जाती है। तो मंत्रिपरिषद के सदस्यों का ये दायित्व होता है कि वो अपने अपने डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो प्रशासनिक अधिकारी है, उन अधिकारियों के साथ एक अच्छा यानी कि मधुर संबंध बनाकर रखे, जिससे कि जो काम करे, काम करने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना ना करना पड़े। ऐसा ना हो कि मंत्री कह रहा है इस काम को ऐसे करो, प्रशासनिक अधिकारी कह रहा है कि इस काम को मंत्री जी ऐसे करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए पहले से कह दिया गया कि समस्त मंत्रिपरिषद के सदस्यों को अपने डिपार्टमेंट के जो अधिकारी और कर्मचारी वर्ग है, उनसे इतने अच्छे मधुर संबंध बनाकर रखने चाहिए जिससे कि उन्हें कार्य करने में आनंद की अनुभूति प्राप्त हो सके। तीसरा कार्य है प्रशासन का संचालन करना। देखिए ये भी एक आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यदि शिक्षित और योग्य व्यक्ति यदि मंत्री बनता है तो निश्चित रूप से उसको ये दायित्व बन जाता है, ये कार्य बन जाता है कि वह उसके डिपार्टमेंट से संबंधित जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उन अधिकारियों के ऊपर उनके जो काम करने का तरीका है, उनके ऊपर इतना कंट्रोल होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए कि मंत्री जब भी डिपार्टमेंट रहे तो अधिकारी उसको सलूट मारे, अर्थात मंत्री उसके अधिकारियों के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं कर सकते। इसलिए समस्त प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर भी मंत्रिपरिषद का नियंत्रण होना चाहिए। फिर देखिए विदेशी संबंधों का संचालन करना।
विदेशी संबंधों का संचालन करना एक प्रकार से मंत्रिपरिषद के सदस्यों का दायित्व होता है। विदेशी संबंधों का संचालन के अंतर्गत एक विदेश मंत्री की नियुक्ति की जाती है और विदेश मंत्री के द्वारा ही समय समय पर विदेशों का जो दौरा होता है वो दौरा किया जाता है कि जब भी उसे लगता है कि मुझे अमुक देश के साथ इस क्षेत्र में संबंध बनाने हैं तो तत्काल विदेश मंत्री विदेशों की यात्रा करने लग जाता है। या दूसरे जो देशों के जो विदेश मंत्री है वह विदेश मंत्री हमारे यहाँ पर आते हैं और उनके साथ सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक हो, एनवायरनमेंट संबंधित हो या और भी हथियारों से संबंधित लेन देन वाली बात हो, यानी कि इस अलग अलग प्रकार के या मित्रतापूर्ण अलग अलग प्रकार के संबंध बनाने का कार्य विदेश मंत्री के द्वारा किया जाता है, अर्थात मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। अब आ जाइए बजट। देखिए, वित्त के ऊपर जो कंट्रोल है वो पूरी तरीके से संसद का होता है, अर्थात संसद की अनुमति के बिना कोई भी वित्त से संबंधित बातचीत नहीं होगी। लेकिन व्यवहार में देखा जाए तो इस वित्त के पूरी तरीके से जो नियंत्रण है वो देश के प्रधानमंत्री का होता है और प्रधानमंत्री वित्त के क्षेत्र में एक वित्त मंत्री की नियुक्ति करता है। वित्त मंत्री के द्वारा ही वित्त से संबंधित जो बजट होते हैं वो संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं। लेकिन वित्त मंत्री के द्वारा जो बजट, वित्त से संबंधित जो बजट पेश किए जाते हैं उन वित्तीय बजटों को पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति या स्वीकृति लेना आवश्यक होता है। बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कोई भी वित्त मंत्री वित्त से संबंधित बजट संसद में पेश नहीं कर सकता। कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ भी की जाती है, अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा जिन लोगों की जो नियुक्ति की जाती है वो व्यवहारिक रूप में मंत्रिपरिषद के सदस्यों के द्वारा ही की जाती है। अर्थात किस व्यक्ति की किस पद पर नियुक्ति होनी है उसका फैसला पहले से ही मंत्रिपरिषद के सदस्यों के बीच में डिस्कशन हो जाता है कि अमुक व्यक्ति को हमें इस पद पर बैठाना। जैसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद के सदस्यों के द्वारा ही की जाती है, या संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, या केंद्रीय आयोग है, बोर्ड है, उनकी सदस्यों की नियुक्ति और अध्यक्षों की नियुक्ति भी व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो मंत्रिपरिषद के सदस्यों के द्वारा ही की जाती है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति है, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति है, महिला आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति है, सदस्यों की नियुक्ति है, मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति है, सदस्यों की नियुक्ति है, एससी आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति है, ओबीसी आयोग एवं सदस्यों की नियुक्ति है, यानी व्यवहारिक रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति है। यानी कि देखा जाए व्यवहारिक रूप में तो जितने भी आयोग और बोर्ड की जो सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, व्यवहारिक रूप में उन सभी की नियुक्ति मंत्रिपरिषद के सदस्यों के द्वारा की जाती है। इसको एक बार आप लोग देख लीजिए। देखिए, एक बात मैं आप लोगों को फिर से पूरे मंत्रिपरिषद को दोहरा देता हूँ जिससे कि आप लोगों को समझ में और भी अच्छा आए। देखिए, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को उसके कार्यों एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। इस मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री होता है, ऐसा आर्टिकल 74 में कहा गया है। ये आप लोगों को विशेष ध्यान रखनी है कि
राष्ट्रपति को उसके कार्यों का संचालन एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है और उस मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री होता है, ऐसा आर्टिकल 74 में कहा गया है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति उन्हीं सदस्यों को मंत्रिमंडल में शामिल करता है जो प्रधानमंत्री के द्वारा जिन लोगों की लिस्ट बनाकर राष्ट्रपति को दी जाती है, उन्हीं लोगों को राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद के पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। लेकिन इन सदस्यों की नियुक्ति करते समय प्रधानमंत्री के द्वारा मतलब मंत्रिमंडल का गठन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि मंत्रिपरिषद गठन में किसी प्रकार से कोई धर्म जाति का व्यक्ति ना रह जाए, अर्थात सभी लोगों को अपना प्रतिनिधित्व देने का पूरा प्रयास किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति बिना संसद का सदस्य रहते हुए मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है, लेकिन बशर्त यह कि उसे 6 महीने के अंतर्गत किसी भी संसद के किसी भी सदन की सदस्यता लेना आवश्यक हो जाता है। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता है तो उसे अपने मंत्री पद से त्यागपत्र देना होता है। ये आप लोगों को विशेष ध्यान रखने वाली बात है। अब देखिए, मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। और कुछ मैंने आप लोग पहले बताया, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या भी निर्धारित की गई है, अर्थात या तो संसद के कुल सदस्यों की संख्या का 10% होगा या लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक सदस्य मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं किए जा सकते। देखिए, या तो संसद के कुल सदस्यों का 10% या लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक सदस्य मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए जा सकते। और इनको शपथ ले मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है या जब तक उन्हें लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। वेतन संसद के सदस्यों के समान और मंत्रिपरिषद के सदस्य जो त्यागपत्र है, मंत्रिपरिषद के समस्त सदस्य अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ये व्यक्तिगत रूप से तो राष्ट्रपति के प्रति तथा सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है और ये प्रधानमंत्री के निर्देश में रहकर अपने कार्यों का संचालन करते हैं। अब देखिए, मंत्रिपरिषद के सदस्यों के कार्य और शक्तियाँ। कार्य और शक्तियों के अंतर्गत फिर एक बार और दोहरा देते हैं कि राष्ट्र के लिए नीतियों का निर्माण करना मंत्रिपरिषद के सदस्यों का दायित्व हो जाता है। समन्वय बनाए रखना, यानी कि मंत्रियों का ये मुख्य कार्य रहता है कि वह अपने अपने डिपार्टमेंट के अंदर जो प्रशासनिक अधिकारी उनके साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर चले, यानी कि अच्छे मधुर संबंध बनाने का कार्य करना चाहिए। और प्रशासन का संचालन करना, यानी कि अधिकारियों पर नियंत्रण रखने का कार्य भी किया जाना चाहिए। तीसरा कहता है विदेश संबंधों का संचालन, यानी विदेशों के भारत के जो भी विदेशी संबंध बनते हैं और सभी के सभी संबंध विदेश यानी कि मंत्रिपरिषद के द्वारा किए जाते हैं। अर्थात एक विदेश मंत्री होता है, विदेश मंत्री के द्वारा समय समय पर विदेशी दौरों का संचालन करके हमें भारत के साथ अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संबंध बनाने का कार्य किए जाते हैं। बजट पर पूरी तरीके से संसद का नियंत्रण होता है, लेकिन व्यवहार में देखें तो हम लोग इसके ऊपर प्रधानमंत्री का नियंत्रण होता है और मंत्रिपरिषद इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। वित्त मंत्री के द्वारा वित्त बजट प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन वित्त बजट प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति लेना आवश्यक हो जाता है। और कुछ महत्वपूर्ण जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा जिन लोगों की नियुक्ति की जाती है, व्यवहार में रूप में वो सभी नियुक्तियां मंत्रिपरिषद के द्वारा की जाती है। जैसे राज्य के राज्यपाल व संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य हुए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश हुए, बोर्ड अध्यक्षों के अध्यक्ष, सदस्य, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक। ये हो गया आप लोगों का मंत्रिपरिषद का टॉपिक कंप्लीट। इसे आप लोग एक बार उतार लीजिए।
और कल पढ़ेंगे हम लोग अब पार्लियामेंट यानी कि संसद। कल डिस्कशन करेंगे हम लोग संसद के ऊपर। थैंक यू वेरी मच।